सुधांशु जी, फ्यूचर के लिए मोदी जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में जब हम सूरज उगाते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। 15 अगस्त 2016 को शायद प्रधानमंत्री जी ने बलूचिस्तान का विषय उठाया था। उस दिन रात में एक अंग्रेजी चैनल पर टीवी डिबेट में था, तो बलूचिस्तान के प्रतिनिधि के रूप में वॉशिंगटन डीसी से एक अहमद मुफ्ती खान बैठे थे और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद। अब उसमें जो आपने बोला उससे ये कनेक्ट होगा जाके, तो उसने कहा, बलूच नेता ने, कि इस पूरे एरिया में देयर आर countries which are having an ethnicity and identity, like Uzbekistan is having an Uzbek identity, Kazakhstan is having a Kazakh identity, and Afghanistan is having an Afghan identity. But if there is only one fake country in this region which is having no identity, that is Pakistan. तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि बैठे थे उन्होंने ये कहा कि what you are talking about, are you not Pakistani? तो बलूच नेता क्या कहता है, I am Baluch, I am not Pakistani. अब सुनिए उसके आगे जो जनरल शफकत सईद बोलता है, वो कहता है, If you are not Pakistani, are you Hindustani? Then what is your identity? अब सुनिए बड़ी मजेदार बात, अहमद मुफ्ती खान ये कहता है कि वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी। हमारी फिर हिंदी में बोला, हमारी आइडेंटिटी है कि हम हिंगलाज माता की संतान है। अब सुनिए, इसके बाद पाकिस्तान वाला बोलता है, अब वो इंग्लिश चैनल में हिंदी पे नहीं आ गया, अबे तबे पे आ गया। उससे बोलता है, अबे हिंगलाज माता क्यों, भारत माता ही क्यों नहीं बोल देता। अब सुनिए, उसके बाद अहमद मुफ्ती खान कहता है कि हाँ, मैं फिर रिपीट करता हूं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। अब उसके बाद तो वो टेम्पर लूज कर गया, कहने लगा मोदी का आदमी है, ये है, वो है, प्रणाम बोलने लगा। इसलिए जो आपने भारत माता की जय कहा, ये एक बहुत गहरा भाव है। और ये जानते हैं भाव कहां से आता है? प्रधानमंत्री जी करणी माता मंदिर कुछ दिन पहले गए बीकानेर के दौरे में। वैसे करणी माता मंदिर आपको बताऊं ना, वो प्रसिद्ध मंदिर, इसमें चूहे बहुत पाए जाते हैं। भारत कैसे जुड़ता है समझिए, भारत माता का भाव कहां से आता है? जब आप करणी माता में जाकर श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं तो वैष्णो देवी से भी आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, पूर्व में कामाख्या देवी से भी जुड़ जाती है, मध्य में विंध्यवासिनी जी से भी जुड़ जाती है, पश्चिम में मुंबा देवी से भी जुड़ जाती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से भी जुड़ जाती है। पूरा राष्ट्र आपके सामने एकाकार हो जाता है। और तो और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ जाती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ जाती है। इलाका कोई कहीं भी रहे, पूरा भारत एकाकार होकर आपके सामने आ जाता है। इसलिए जिनको भारत माता का मतलब नहीं पता है, ये भारत एक जीवंत राष्ट्र है जिसे ना काटा जा सकता ना बांटा जा सकता। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ लैंड। लैंड कहीं भी चली गई हो, वो हमारे कॉन्शियस का हिस्सा है। और कोई कहे नहीं ये तो थॉट है, ये तो ऐसा है, तो मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। ननकाना साहब और करतारपुर साहब आज पाकिस्तान में हैं फिजिकली, पर वो भारत के इतिहास और संस्कृति का हिस्सा है या पाकिस्तान की? इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजर एरिया वहां है, वो उसका हिस्सा है या हमारा हिस्सा? और तो और हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध भले ही वहां हो, पर वो भारत की चेतना का हिस्सा है। इसलिए भारत और भारत माता को समझ पाना इन लोगों के बस की बात नहीं है। तब लोग तो ये जानना चाहते हैं, ये बलूचिस्तान कब अलग होगा? देखिए, समय आने पर सारी चीजें होती हैं। इतना जरूर वहां के बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और आगे वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बता दें जो हमारे दिल में है। वैसे मैं एक टेक्निकल बात भी बताना चाहता हूं। आज भारत इस स्थिति में क्यों है? मोदी जी ने 10 साल में भारत को जिस पोजीशन पे ले जाके खड़ा किया है, आप उस पॉइंट को समझिए। 10 साल पहले डिफेंस प्रोडक्शन में हम बहुत कम थे, आज 1,27,000 करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन। एक छोटी सी बात, ऐसा नहीं हमारे साइंटिस्टों में और इंजीनियर्स में दम नहीं था। हम मिसाइल उस जमाने में भी बनाए थे, कांग्रेस के रिजीम में हमने सैटेलाइट्स भी बनाए थे। पर आप सोचिए, मिसाइल बनाने वाला देश जो था वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना रहा था। ऐसा हो सकता है क्या? क्षमता थी हमारे पास। सैटेलाइट बनाने वाला देश फाइटर प्लेन नहीं बना रहा था। मोदी जी ने डिफेंस प्रोडक्शन को जिस सीमा तक ले जाके शुरुआत की, तो आज आप देखें हमारे यहां एसॉल्ट राइफल भी बन रही है, सारी चीजें बन रही हैं। तो आज हम 80% अधिक मामलों में आत्मनिर्भर हैं।
और इस वजह से, और आप देखिए जिसको लोग डिप्लोमेसी की बात करते हैं, हमें रशिया से S-400 भी मिला, जबकि हम क्वाड के मेंबर हैं। क्वाड के मेंबर होने के बाद S-400 मिला, और S-400 मिलने पे अमेरिका की तरफ से धमकी थी, सैंक्शन की धमकी, तो उन्होंने नहीं सैंक्शन लगाया, हमको प्रीडेटर ड्रोन भी देने का तय कर लिया। हमारा पैक्ट हो गया उनके साथ, जो नाटो कंट्रीज के बाहर किसी में नहीं था। और आप देखें 2020 में गलवान के बाद रक्षा मंत्री जी ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो शुरुआत भी कर दी थी, उसी समय से सरकार ने निर्णय ले लिया। आज भारत जिस मामले में आत्मनिर्भर है, और एक और बात समझिए, जब वॉर होता है बहुत सारी सिक्योरिटी की जरूरत होती है, एनर्जी सिक्योरिटी। हमारा सबसे ज्यादा फॉरेन से किस चीज पे डिपेंडेंस है? ऑयल पे। आज आप बताइए ऑलमोस्ट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवेज हो गया, तो ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो गई ना। जो पेट्रोल में इथेनॉल, वो हमने 20% के आसपास कर लिया, तो 20% डिपेंडेंसी कम हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आए, वो हमारी डिपेंडेंसी कम हो गई। तो जो ऑयल है हमारा, क्योंकि फाइटर प्लेन इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकता है, बख्तरबंद गाड़ी इलेक्ट्रिक से नहीं चल सकती, कार चल सकती है। सोचिए कितनी दूरदृष्टि थी मोदी जी की, अगर इस चीजों को पहले से सारी बना के नहीं रखा होता और देशों के साथ ऐसा नहीं बना के रखा होता। मैं फिर पूछना चाहता हूं, जो लोग S-400 का विरोध कर रहे थे, हमसे कहते थे रशिया यूक्रेन की लड़ाई में आप लोग खुल के यूक्रेन के साथ नहीं, आज बताइए हमारे 2/3 जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उनका कनेक्शन रूस के साथ है। आज हमारे लिए जरूरत सारी बातें मान लेता हूं कि हमारा पराक्रम, हमारी वीरता, हमारी शक्ति, हमारी सेना की ताकत, सब कुछ है हमारे पास, तो भी कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में क्यों है? बिल्कुल आपने बहुत सही कहा है। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, और दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसके पास 2 झंडे थे अगस्त 2019 से पहले, जिसके लिए अटल जी के मुंह से पंक्ति निकली थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। रावी के तट पर 1930 में स्वराज्य का वो हुआ था। तो अगर देखें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आधा काम तो पूरा हो गया। अब आगे का जो रेजोल्यूशन है, भविष्य में उचित मौके पर, और मेरा यह मानना है वहीं अंदर ये हालात होंगे। भाई हम तो मानते पीओके की जनता तो हमारी है, क्योंकि हमने तो सीट रिजर्व कर रखी है जम्मू कश्मीर असेंबली में। तो चिंता मत करिए, आने वाला वक्त खुद ब खुद ऐसा आएगा, ये डायरेक्ट एक्शन की धमकी देकर ये देश बना था, ये डायरेक्ट एक्शन ही इसको निपटाएगा।